और डी आर के लिए क्या लिख सकते हैं, डी आर का मैग्नीट्यूड यू आर, हाँ या ना, डी आर भी तो एक वेक्टर ही है ना, डी आर भी एक क्या है, बोलिए सर, डी आर भी एक वेक्टर है, डी आर क्या है, एक वेक्टर है। किसी वेक्टर को बताने के लिए क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो डी आर का डायरेक्शन किधर है, अलॉन्ग रेडियल डायरेक्शन, हाँ या ना। और यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर जो डी आर है वो क्या है, ये डी आर पॉजिटिव है निगेटिव है, क्या है, तो बोलिए सर यहाँ पे ये पॉजिटिव है, क्योंकि हम लोग सेंटर से दूर जा रहे हैं, तो सेंटर से दूर जाएंगे तो रेडियस कम होगा या ज़्यादा होगा, जो मैंने अपने डायग्राम में लिया है, जो मैंने अपने डायग्राम में लिया, तो रेडियस क्या है यहाँ पे, डी आर मेरा पॉजिटिव है, दैट्स भाई डी आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डी आर यू आर, हाँ या ना। मॉडुलस अगर हटा देते हैं तो अब यहाँ पे ये बताइए, आपसे कोई पूछेगा ये सर्कुलर मोशन डैम श्योर में पढ़ाया ही होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं बोला होगा, यू आर डॉट यू थीटा क्या होता है, जीरो, क्यों जीरो, यस ऑलवेज यू आर और यू थीटा 90 डिग्री पे होता है, तो उसका डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होता है, बात याद आ रहा है कि सर्कुलर मोशन ऐसा मैं कहीं पे बोला हूँ, यू आर डॉट यू थीटा इक्वल टू जीरो। तब इसका जब डॉट प्रोडक्ट इसके साथ लीजिएगा तो कौन सा टर्म जीरो हो जाएगा स्टूडेंट, नहीं लगता एक टर्म जीरो हो जाएगा, यू थीटा डॉट यू आर, और सिर्फ कौन सा टर्म बचा रहेगा, यू आर डॉट यू आर इक्वल टू वन, यू आर डॉट यू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई डॉट आई तो वन ही होता है ना, वैसे ही यू आर डॉट यू आर की जगह तो क्या हो जाएगा, यू आर का मैग्नीट्यूड कॉस जीरो, तो वन इंटू वन इंटू वन, थ्री टाइम्स वन इंटू वन इंटू वन इक्वल टू वन, तो कितना हो जाएगा, डी वी इक्वल टू माइनस ई आर डी आर, ठीक है, डी वी के लिए क्या हो जाएगा, माइनस ई आर डी आर, दैट्स वाई ई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल वी बाई डेल आर, क्या आ जाएगा स्टूडेंट, बट यहाँ पे थीटा क्या लिए हुए हैं, कांस्टेंट, यहाँ तक आइए, यस। अब पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आपको पता है, तो माइनस डेल वाई डी आर, अब पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या था, पी कॉस थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या था आर स्क्वायर ना, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 बाई आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो कितना होगा, 1 बाई आर स्क्वायर को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे स्टूडेंट तो कितना आएगा, देखिए तो नहीं लगता इट इज काइंड ऑफ आर के पावर माइनस टू का डिफ्रेंसिएशन, हाँ या ना, और आर के पावर माइनस टू का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, माइनस टू आर के पावर माइनस थ्री, माइनस टू आर के पावर माइनस थ्री, हाँ या ना, यस। तो यहाँ पे ई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, और थीटा को कांस्टेंट लिखे रखे हुए हैं दर्श, तो कॉस थीटा तो कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ पे मेरा वैल्यू हो जाएगा 2p कॉस थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, क्या हो जाएगा, 2p कॉस थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, यहाँ तक क्लियर, बाद में सिर्फ फार्मूला हम लोग रट लेंगे।
अब यहाँ देखिए, ई आर निकालने के लिए मैं पॉइंट पी और पी डैश को, मैं पॉइंट पी और पी डैश को किस लाइन के अलॉन्ग लेके गया, रेडियल डायरेक्शन, हाँ या ना। तो इन सिमिलर फैशन अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ए मेरा कौन सा डायरेक्शन था स्टूडेंट, यस। अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट पी लेता हूँ और एक पॉइंट पी डैश लेता हूँ, क्या लेते हैं, पी एंड पी डैश, करेक्ट। और इसको मानते हैं डीएल, क्या मानते हैं, डीएल। और ए थीटा है। अब मैं यहाँ पे फॉर मोमेंट, तो पी और पी डैश, पी और पी डैश इज वेरी 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 क्लोज पॉइंट, डिस्टेंट पॉइंट या क्लोज पॉइंट। तो नहीं लगता कि पी और पी डैश का यहाँ से डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, ऑलमोस्ट डिस्टेंस क्या रहेगा, ये आर है तो ये भी आर रहेगा मोटा मोटी, हाँ या ना। लेकिन ये है डी थीटा, क्या है स्टूडेंट, डी थीटा। तो अब बताइए, क्या आप ट्रिगोमेट्री का ये फार्मूला लगा सकते हैं, एक ट्रिगोमेट्री फार्मूला था थीटा इक्वल टू एल बाई आर, पता है। अच्छा, आप लोग नहीं पता थीटा इक्वल टू एल बाई आर। ट्रिगोमेट्री में एक फार्मूला था थीटा इक्वल टू एल बाई आर। तो इन सिमिलर फैशन अगर डी थीटा लिखेंगे तो डी थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, डी एल बाई आर, यस। तो डी एल इक्वल टू क्या है, आर डी थीटा, क्या है स्टूडेंट, ध्यान से देख लीजिएगा आर, क्योंकि इसमें जनरली होता क्या है ना कि डायरेक्ट फार्मूला लिखा रहता है, बट मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप देख लीजिएगा क्यों, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक क्यों नहीं हो गया फार्मूला में, ये होना चाहिए था बट ये नहीं होता है। तो यहाँ पे डी एल इक्वल टू व्हाट, आर डी थीटा, करेक्ट। अब बताइए, अब आपका डी एल किस डायरेक्शन में है, तो बोलिए सर डी एल ट्रांसवर्स डायरेक्शन में है। जो P से P डैश पे गए हैं तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ, व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम P टू P डैश, देन डिस्प्लेसमेंट अलोंग विच डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इज वेरी वेरी स्मॉल, इट इज DL, बट डिस्प्लेसमेंट अलोंग ट्रांसवर्स डायरेक्शन, हाँ या ना। तो क्या किसी वेक्टर को लिखने के लिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, DL का मैग्नीट्यूड U थीटा, हाँ या ना, करेक्ट। तब अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं फिर से, अब क्या फिर से आप ये लिख सकते हैं डी वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर वाला, तो अब यहाँ पे ई डॉट डी आर लेंगे या ई डॉट डी एल लेंगे, क्या लेंगे, ई डॉट डी एल, क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट ही तो लेते थे, क्या लेते थे, डी वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, में डी आर क्या था, डिस्प्लेसमेंट, हाँ या ना। तब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में क्या मेरा क्या डी आर है या डी एल है, इट इज नॉट डी आर, इट इज डी एल। तो और ई के लिए क्या लिखेगा, ई आर यू आर प्लस ई थीटा यू थीटा और डॉट डी एल यू थीटा। अब बोलिए कौन सा टर्म जीरो हो जाएगा, नाउ विच टर्म बिकम जीरो, नहीं रहता है यू आर डॉट यू थीटा जीरो, यस। देखिए ये तो ऐसे भी डायमेंशनली मुझे रॉन्ग लग रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर, क्या होता है, कहीं पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का होना तो यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। यहाँ पे तो लगता है वोल्ट पर रेडियन लगता, नहीं था डायमेंशनली थोड़ा। और थीटा का क्या होता है, यूनिट तो होता है बट डायमेंशन तो डायमेंशन लेस होता है ना। तो ये तो थीटा का डायमेंशन लेस हो गया, तो ई आर का मतलब वोल्ट, ये तो ऐसे भी रॉन्ग हो जाता। एनीवे तो यहाँ पे डी वी इक्वल टू क्या मिला, माइनस ई थीटा डी एल। और बोलिए डी एल के बदले क्या था स्टूडेंट, आर डी थीटा, क्या था स्टूडेंट, आर डी थीटा। तो अब यहाँ पे ई थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, और आर तो फॉर मोमेंट कांस्टेंट ही मान के चले थे ना, क्योंकि बिकॉज पी एंड पी डैश इज वेरी वेरी क्लोज पॉइंट, तो नहीं लगता कि ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम रहेगा, ये आर है तो ये आर डैश रहेगा, बट आर और आर डैश इज वेरी वेरी, मतलब आर और आर डैश ऑलमोस्ट इक्वल रहेगा, क्योंकि आपका जो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत बड़ा डिस्प्लेसमेंट लिए हैं या बहुत छोटा लिए हैं,
तो पी और पी डैश अगर बहुत क्लोज का पॉइंट है तो आर और ए आर ऑलमोस्ट क्या रहता है, सेम रहेगा। तो उस केस में ई थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ से, माइनस डेल वी बाई डेल थीटा, और मिलता है कि एक साथ में आर भी आएगा, हाँ या ना, ये भी तो आएगा। तो अब समझ में आ गया कि ई थीटा का फार्मूला -1/r डेल वी बाई डेल थीटा क्यों लिखा हुआ है ऐसी बर्मा में। मुझे लगता था कि सिर्फ ई थीटा इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल थीटा होना चाहिए था बिना आर इज कीपिंग कांस्टेंट, बट फार्मूला में क्या है, -1/r डेल वी बाई डेल थीटा है, करेक्ट। तो यहाँ तक सही है। अब नेक्स्ट ई और भी कितना है, तो ई थीटा इक्वल टू -1/r, अब भी कितना था, यही था ना, p/4πε0 r स्क्वायर, और कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है स्टूडेंट, साइन थीटा होता है या माइनस साइन थीटा होता है, और क्योंकि यहाँ पे एक क्वांटिटी p/4πε0 r स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो इसको बाहर ले लिए, r स्क्वायर यहाँ पे r था, तो नाउ बिकम्स r3, नाउ इट बिकम्स व्हाट, r3। तो ई थीटा इक्वल टू हो गया p/4πε0 r3 इंटू साइन थीटा, करेक्ट, ठीक है ना। यहां तक सही है। देखिए, नो वन गोइंग टू आस्क यू कि ई थीटा इक्वल टू -1/r डेल वी बाई डेल थीटा यहाँ पे r क्यों आता है, ये कोई पूछेगा नहीं, बुक में डायरेक्ट लिखा रहता है, बट मुझे लगता है कि मुझे समझाने का रिक्वायरमेंट था, बिकॉज मैं आपको यही सिखा रहा था कि v के एक्सप्रेशन में ये वैरी रहता है, तो दूसरे कांस्टेंट मान का ऐसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, बट वो काम यहाँ पे करते तो रॉन्ग हो जाता, तो उसको प्रूफ करने के लिए मैं ऐसे आपको समझा दिया। अब नाउ, तो अब हम लोग के पास 3 फार्मूला है डाइपोल मोमेंट का एक्सप्रेशन, और आज का डेरिवेशन अगर समझ गए बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तब भी कोई बात नहीं है। पहला फार्मूला p/4πε0 r स्क्वायर कॉस थीटा, दूसरा फार्मूला 2p/4πε0 r3 कॉस थीटा, और तीसरा फार्मूला p/4πε0 r3 साइन थीटा, ठीक है। करेक्ट, यही आया है ना। और देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन में अभी भी हम लोग डायमेंशनली करेक्ट हैं। जनरली पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का रेडियल कंपोनेंट में आता है q/4πε0 r स्क्वायर, तो लगता है कि सर यहाँ पे होना चाहिए था मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया मीटर क्यूब, बट फिर भी करेक्ट हैं। इसमें नहीं लगता कि एक मीटर छुपा हुआ रहता है डाइपोल मोमेंट में, डाइपोल मोमेंट के अंदर एक मीटर छुपा हुआ है ना, तो मीटर है यहाँ पे मीटर क्यू, यहाँ पे मीटर क्यू, तो ओवरऑल तो नीचे मीटर स्क्वायर ही बचेगा। डायमेंशनली अभी भी हम लोग क्या चल रहे हैं, रॉन्ग चल रहे हैं या करेक्ट चल रहे हैं, करेक्ट चल रहे हैं। अब यहाँ देखिएगा, बोलिए ER का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ER स्क्वायर प्लस ई थीटा का स्क्वायर, आया ना। और इसमें जो भी कॉमन है उसको बाहर निकालिए, तो क्या बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा p/4πε0 r3
बोलिए 4 cos स्क्वायर थीटा अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हाँ या ना? देखिए तो सही है। ER का स्क्वायर करेंगे और ये टर्म को बाहर ले लिए तो यहाँ पे बचेगा 2 cos थीटा का स्क्वायर, और 2 cos थीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा, हाँ या ना? क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 1, या इसी को आप ऐसे नहीं लिख सकते 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू रूट ओवर 3 माइनस, अगर इसको कॉस के टर्म में लिखिएगा साइन के टर्म में तो क्या हो जाता 3 4 प्लस 4 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए तो सही है, ये लिखें या ये लिखें, एक बार करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक तो है, क्या प्रॉब्लम है? ये लिखें या ये लिखें अलग बात है। चलिए इस एक्सप्रेशन से बताइए, इस एक्सप्रेशन को देखिए सब लोग, ठीक है स्टूडेंट, और बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आया P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का आर क्यू रूट ओवर 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, और अगर ऑब्जेक्टिव आ गया आर को कांस्टेंट माना जाए, क्या माना जाए स्टूडेंट? आर को कांस्टेंट। तो आर को अगर कांस्टेंट मानते हैं इसका मतलब है कि थीटा को वेरी कर सकते हैं फिर। तो आर को कांस्टेंट मानकर अगर आर डिस्टेंस पे तो नहीं लगता एक सर्कल बनेगा डाइपोल को चारों तरफ, हाँ है ना? तो अगर पूछा जाएगा कि थीटा इज आर इज कीपिंग कांस्टेंट एंड थीटा इज वेरिएबल, तो कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम रहेगा? एट विच पॉइंट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स मैक्सिमम? तो बोलना है कि सर जहाँ पे ये वैल्यू मैक्सिमम रहेगा, हाँ या ना? अरे कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे होगा? जल्दी से बोलिएगा। एलॉन्ग द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, वेरी गुड, क्योंकि cos 0 1 और cos 0 1 तो 1 का स्क्वायर 1 और cos पाई -1 तो -1 का स्क्वायर भी तो +1 हो जाएगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड का मैक्सिमम वैल्यू एलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन होगा। 2 पॉइंट माइनस क्यू और प्लस क्यू, डाइपोल के डायरेक्शन को एक नया नाम में दे रहा हूँ। कौन सा डायरेक्शन? लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। डाइपोल के डायरेक्शन, इस डायरेक्शन को कौन सा डायरेक्शन नाम दे रहे हैं? लॉन्गिट्यूडनल, यस। इसका मतलब डाइपोल के एक्सिस के अलोंग, डाइपोल के एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आर को अगर कांस्टेंट रखते हैं तो मैक्सिमम रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? मैक्सिमम रहेगा, हाँ या ना? इस सर्कल में आर इज कीपिंग कांस्टेंट तो क्या हो गया? सर्कल हो गया ना, डाइपोल के चारों तरफ सर, डाइपोल के चारों तरफ एक सर्कल बन गया। और मिनिमम मैग्नीट्यूड कहाँ पे रहेगा स्टूडेंट? तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 0, यस। तो यहाँ पे और वो तो यहाँ पे क्या रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड का मिनिमम वैल्यू रहेगा, हाँ या ना? यहाँ पे और यहाँ पे, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड का क्या वैल्यू रहेगा? मैक्सिमम वैल्यू रहेगा, यहाँ पे और यहाँ पे, करेक्ट? अरे मैं बोल रहा हूँ या ये इक्वेशन बोल रहा है? मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये इक्वेशन बोल रहा है। अब देखिए वो लोग कितना छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब एक बार जेई में बहुत पहले एक ऑब्जेक्टिव आया हुआ था कि आर को अगर कांस्टेंट रखते हैं, आर को कांस्टेंट रखते हैं तो डाइपोल आर इज कीपिंग कांस्टेंट
और एक पॉइंट P1 और यहाँ पे पॉइंट P2 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी R और यहाँ पे भी डिस्टेंस R, करेक्ट। तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड रहेगा उसके बीच में क्या रिलेशन रहेगा? तो नहीं लगता कि यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर R को कांस्टेंट रखते हैं तो इस पॉइंट पे और इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के पॉइंट पे इफ R इज कीपिंग कांस्टेंट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जस्ट डबल रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन, है ना। यहाँ पे निकालते हैं R को कांस्टेंट लीजिए तो यहाँ पे निकालते हैं तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है? फर्स्ट यहाँ पे है 2p/4πε0r3, है ना। देखिए तो यहाँ पे निकालते हैं तो कितना आएगा? 2p/4πε0r3 और यहाँ पे निकालते हैं तो p/4πε0r3। यहाँ पे निकालते तो ये तो टर्म जीरो हो गया ना, तो बचेगा क्या? p/4πε0r3। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एट पॉइंट P1 इफ R को कांस्टेंट रखते हैं इज जस्ट डबल द इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एट पॉइंट P2, हाँ या ना, R को कांस्टेंट रखते हुए। तो ऐसा अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो नहीं सॉल्व हो जाता। ये अगर याद है तो 1 सेकेंड का क्वेश्चन हो गया ना, बस उसमें थीटा पुट करना है और थीटा पुट करने के बाद चांस की बात है कि यही मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली इस कॉन्सेप्ट को मैं फार्मूला याद करने में अपने लिए यूज़ किया था। यहाँ देखिए, यहाँ तक आइए। और अब बोलिए ER क्या था? सब लोग बोलेंगे, बस 5 मिनट और पढ़ाऊंगा, जल्दी से बोलिए। ER इक्वल टू व्हाट? कॉस थीटा। और E थीटा क्या था? ठीक है, यहाँ देखिए स्टूडेंट, डाइपोल यानी कि दो चार्ज पार्टिकल को मिलाने वाला लाइन किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इस लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट डैम श्योर जीरो रहेगा? नहीं लगता ट्रांसवर्स कंपोनेंट डैम श्योर जीरो रहेगा? इस लाइन पे कहीं भी कौन सा कंपोनेंट जीरो रहेगा? ई थीटा जीरो रहेगा, हाँ या ना। इसका मतलब है कि ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट या जस्ट अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट मस्ट बी इक्वल टू जीरो, हाँ या ना। जो मैं बोल रहा हूं उसको क्या आपने खुद लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। डाइपोल के केस में डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अलोंग या उसका जस्ट डायरेक्शन के अलोंग, मतलब ये डायरेक्ट इधर हो गया, हाँ या ना। और डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन का जस्ट अपोजिट, मतलब ये हो गया। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि डाइपोल का ज्वाइन, दोनों चार्ज पार्टिकल के ज्वाइन करने वाला लाइन पे कहीं भी, हाँ या ना, इधर इसके बीच में नहीं बोल रहे हैं, डोंट वरी, इधर और नहीं तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या रहेगा? मस्ट बी इक्वल टू जीरो रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सर इसके बीच में क्यों नहीं बात कर रहे हैं? मेरा आंसर इसके बीच में नहीं बात कर रहे हैं क्योंकि मेरा पहले ही से जम्पशन था कि जो फार्मूला बनाया हूँ वो किस लिए बनाया हूँ? ये फार्मूला इसके लिए बनाए थे R लेस देन L के लिए या R ग्रेटर देन L के लिए। तो ये फार्मूला नहीं लगता कि यहाँ पे थोड़ा सा इसके बीच में अगर इस यहाँ पे लेंगे कि इसके बीच के किसी पॉइंट पे लेंगे तो ये फार्मूला थोड़ा सा उल्टा पुल्टा नजर आने लगेगा, हाँ या ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे इसके बीच का पॉइंट के लिए निकालना होगा? तो इसके बीच का पॉइंट के लिए तो ऑलरेडी पहले ही आपको प्रॉब्लम करवा चुके हैं, याद है? ऐसा कुछ ग्राफ जो आया था, समथिंग लाइक दिस। ओके,
तो इसको खुद के सेंटेंस में बना लीजिएगा और बताइए इस लाइन पे कौन सा कंपोनेंट जीरो रहेगा, प्लीज बोल दीजिए। कौन सा कंपोनेंट इस लाइन पे ER जीरो रहेगा और ई थीटा जीरो नहीं रहेगा। इस लाइन पे ई थीटा जीरो रहेगा, ER जीरो नहीं रहेगा। करेक्ट। तो अब दो लाइन, एक लाइन हो गया -Q + Q, एक लाइन मैं ए ले रहा हूँ और एक लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले रहा हूँ। करेक्ट। इस लाइन पे ER नहीं जीरो होगा, ई थीटा जीरो होगा। इस लाइन पे ई थीटा जीरो नहीं होगा, ER जीरो होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ देखिए जहाँ जहाँ पे साइन थीटा का साइन पॉजिटिव, ई थीटा के लिए पहले बात कर लेते हैं। जहाँ जहाँ पे साइन थीटा का साइन पॉजिटिव वहाँ पे ई थीटा पॉजिटिव, हाँ या ना? और जहाँ जहाँ पे साइन थीटा का साइन निगेटिव वहाँ पे ई थीटा निगेटिव, और जहाँ जहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू जीरो वहाँ पे ई थीटा जीरो। इन सिमिलर फैशन जहाँ जहाँ पे कॉस थीटा का साइन पॉजिटिव वहाँ पे ER पॉजिटिव, जहाँ जहाँ पे कॉस थीटा का साइन निगेटिव वहाँ पे ER निगेटिव, और जहाँ जहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू जीरो वहाँ पे ER जीरो। और ER का साइन अगर निगेटिव हो गया मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर या टुवार्ड्स द सेंटर, टुवार्ड्स द सेंटर। तो क्या आज अभी क्लास बढ़ा सकते हैं या आज के लिए इतना ही रहने दें? अभी इसमें बहुत बात करना है मुझे। चलिए नहीं, आज रहने देते हैं। आज का क्लास यहाँ पे रहने दीजिए और थोड़ा सा ब्रेक लेके आइए। आज का कोलिगेटिव में भी थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल रहेगा।